उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी दो बेटियां और एक बेटा था। घर में आजकल उसकी बड़ी बेटी नीलम की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। बहुत समय से थोड़ा थोड़ा सामान जोड़कर उन लोगों ने उसके दहेज का काफी सामान तैयार कर लिया था। शादी को सिर्फ 2 महीने बाकी थे। नीलम और उसकी बहन शालू अपनी माँ के साथ बाजार जाती है और वहां पर सुंदर सुंदर अपने लिए 2-4 जोड़ी कपड़े पसंद कर लेती हैं। कुछ सामान गणपत की पत्नी नीलम के ससुराल वालों के लिए लेती है। रात को सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह उन सब लोगों के लिए एक आफत की सुबह थी। जब उनकी आंख खुलती है तो वो सब हैरान हो जाते हैं। उनके घर में चोरी हो गई थी। शादी का जितना भी सामान घर में पड़ा था वो सब चोरी हो गया। ये सब देखकर गणपत और उसकी पत्नी अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखाया। शादी को 2 महीने रह गए हैं और सारा सामान चोरी हो गया। अब नीलम के ससुराल वालों से क्या कहेंगे। चीखने चिल्लाने रोने धोने से भी अब कुछ नहीं होने वाला। मैंने पुलिस में कंप्लेंट करा दी है। पता नहीं चोरों ने ऐसा आखिर रात को हमें क्या सुंघा दिया कि हमारी आंखें नहीं खुली। बाबा अब क्या होगा? इतनी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर इतना कुछ किया था और अब फिर से जीरो पर आ गए। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्या करें? शायद इसमें ही भगवान की कोई मर्जी है। नीलम और शालू भी रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। घर में हर तरफ मातम पसरा हुआ था। तभी उनके दरवाजे पर एक साधु महाराज आते हैं और वो दक्षिणा मांगते हैं। जो हो गया सो हो गया। दर पर आए हुए साधु को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। देख तेरे पास कुछ रखा हो तो दे दे। बहुत टटोलने के बाद गणपत की पत्नी को 10 रुपए मिलते हैं और वो साधु महाराज को देते हुए, ये लो महाराज। बेटी मैं ये दक्षिणा नहीं लूंगा। तेरा मुंह देखकर लग रहा है जैसे कि तू बड़े बेमन से मुझे ये दक्षिणा दे रही है। ऐसी दक्षिणा का मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं साधु महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी इच्छा से आपको ये दे रही हूँ। वो तो बस घर में आज इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओहो, लगता है कोई अनहोनी हुई है। क्या कोई गुजर गया? कोई गुजर जाता तो सबर हो जाता। यहाँ तो बेटी की शादी का जोड़ा हुआ सारा सामान चोरी हो गया। उसके हाथ से ले लेता है और अपनी झोली में रख लेता है। तभी वो अपनी झोली में से एक छोटी सी सफेद रंग की पोटली निकालता है। जो होना था सो हो गया पुत्री। अब रोने से कुछ भी वापस नहीं आने वाला, लेकिन तुम्हारा वक्त जरूर सही आएगा। तूने मुझे इतने प्यार से दक्षिणा दी है, ये ले मेरी तरफ से आशीर्वाद। गणपत की पत्नी रोते रोते ही सर झुका लेती है। तभी साधु महाराज उसका हाथ पकड़कर आगे करते हैं और उस पर वो सफेद रंग की पोटली रख देते हैं और आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। वो देखता है कि हाथी का एक झुंड उसके खेतों को पूरी तरह नष्ट कर चुका है। वो हाथियों को भगाना तो चाहता था, लेकिन वो और हाथियों का कोई भरोसा नहीं था कि वो कब हमला करते। गणपत अपने बेटे के साथ घर आ जाता है। इन्हें अपने साथ खेतों में ले जाओ, वहीं बिखेर देना। कोई बेल वेल में एक आध तरबूज लग जाएगा तो घर के काम आ जाएगा। गणपत वो बीज लेकर अपने खेतों में चला जाता है। वो अपने खेत के चारों तरफ बाड़ा बना देता है। खराब फसल को हटाने के बाद वो हल जोत कर अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कल खेतों में आकर किस चीज के बीज इस जमीन में डाले। वो इसी उधेड़-बुन में खेत के इधर से उधर घूम रहा था और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी जेब से वो तरबूज के बीज बिखर कर खेत में गिर गए। कल मैं अपनी जमीन बीज उठाऊंगा, ऐसा सोचकर वो घर को चला गया। बाबा मैं शहर से सब्जियों के बीज लेकर आया हूँ। अब तो हमारे लिए बस यही एक सहारा है। कल मैं आपके साथ खेत चलूंगा और इन बीजों को हम उगा देंगे। ये तूने अच्छा सोचा बेटा। लंबी खेती का समय नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को पैदावार निकालनी ही पड़ेगी। प्रमोद शहर से गर्मियों की सब्जियों के बीज लेकर आया था, जो बहुत जल्दी उगने वाली सब्जियां थी। अगले दिन सभी सुबह उठने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। गणपत और प्रमोद खेतों में बीज बिखेरने की बात को बोलकर अपने खेतों की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जब वो अपने खेतों में पहुंचते हैं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उनके खेत में चारों तरफ तरबूज ही तरबूज उगे हुए थे, और वो भी बड़े बड़े तरबूज। हे भगवान जी, क्या चमत्कार है! इतने बड़े बड़े तरबूज, और वो भी एक ही रात में। लेकिन पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं हमारी आंखों को धोखा तो नहीं हो गया? बेटा, धोखा होता मुझे होता या तुझे होता, दोनों को एक साथ धोखा कैसे हो सकता है? तो फिर तू देख तो, हाथ में उठाकर देख, कितने मोटे और कितने भारी तरबूज हैं। ये देख, कितने बढ़िया तरबूज लगे हैं। क्यों ना हम सारे तरबूज तोड़ लें और इन्हें बाजार में बेच दें? हाँ पिताजी, हमें यही करना चाहिए। दोनों बाप बेटा मिलकर सारे खेत के तरबूज उतार देते हैं। उन्हें बड़ी बड़ी कैरेट में भरकर उन्हें मंडी में बेचने जाते हैं। बढ़िया ताजे रसीले तरबूजों की खेप को उतरता हुआ देखकर वहां पर खरीदारों की लाइन लग गई। ये देखकर गणपत और प्रमोद दोनों खुश हो गए और उन्होंने वो सारे तरबूज बढ़िया कीमत पर बेच दिए। पिताजी,
कुछ भी कहो, लेकिन ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। अब हम लोग अपने आप को थोड़ा सा मजबूत महसूस करेंगे, वरना उन चोरों ने तो घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ बेटा, दाम तो हमें बहुत अच्छे मिल गए हैं। घर तो जैसे तैसे चल जाएगा, बस अफसोस है कि नीलम की शादी नहीं हो पाएगी। गणपत घर आकर सारी बातें जादुई तरबूज बेच बेच कर बहुत अमीर हो जाता है।